हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा स्टार्ट करेंगे इंड एस 10। अब जहाँ तक इंड एस 10 का सवाल है, इसमें से आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपके लेवल पे कोई केस स्टडी पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी अब स्टैंडर्ड है तो उसको करना पड़ेगा, चाहे उसमें से एमसीक्यू ही क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आपको स्टैंडर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले तो इंड एस 10 का ताल्लुक किससे है? एमसीक्यू आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का क्या मतलब है, ये समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है और उसका करंट अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2022 तक खत्म हो रहा है। अब कंपनी का ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, तो कंपनी ने 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी, जो कि नीचे मैंने ये एरो कर करके दिए हुए हैं। अब कंपनी ने ये जो अकाउंट्स बनाए हैं, इनको हम ड्राफ्ट अकाउंट्स कहते हैं। एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अकाउंटिंग ईयर से की बिगनिंग से लेके अकाउंटिंग ईयर के एंड तक एक कंपनी जो अपने अकाउंट्स बनाती है उनको ड्राफ्ट अकाउंट्स कहते हैं। अब ये ड्राफ्ट अकाउंट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंपनी के अकाउंटेंट ने अपने या कंपनी के जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने ये अकाउंट तो ड्राफ्ट कर दिए, लेकिन ये अकाउंट अभी तक फाइनल नहीं माने जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये सिर्फ ड्राफ्ट अकाउंट है। इसका मतलब अकाउंट्स ड्राफ्ट हो गए हैं, उनको तैयार कर दिया गया है, लेकिन क्या ये अकाउंट लीगली एक्सेप्टेबल है यार, ये नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो अकाउंट्स ड्राफ्ट करे गए हैं, इसमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश है। पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सर फिर ये अकाउंट फाइनल कब माने जाएंगे, लीगली एक्सेप्टेड कब माने जाएंगे, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेके एंड तक एक कंपनी या एक कंसर्न या एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अकाउंट्स बनाता है, टेक्निकली वो बेसिकली ड्राफ्ट अकाउंट होते हैं, प्रोविजनल अकाउंट्स होते हैं। अभी उसमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश होती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, एक कंपनी का जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तो उसके कुछ टाइम के बाद ही कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होती है। अब जैसे कि इस केस में कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 31/3/2022 को ख़त्म हुआ, हम मान लेते हैं कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग यहाँ पर हुई 30 जून 2022 को। जनरली जब किसी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स मिलते हैं और इस डेट को ही अधिकतर अकाउंट्स अप्रूव करे जाते हैं। यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट ये सब अकाउंट्स को देखेगा, परखेगा और उसके बाद ही इनको अप्रूव करा जाएगा, यानी कि फाइनल करा जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे तो वो चेंजेस बदलाव भी करे जाएंगे, उसके बाद ही इसको अप्रूव करा जाता है। यानी कि जनरली जिस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसी दिन अकाउंट्स की अप्रूवल डेट भी होती है जनरली। तो इसको हम डेट ऑफ अप्रूवल भी कह सकते हैं। मान लेते हैं 30 जून को जो है अकाउंट्स अप्रूव करे गए। अब ये लीगली एक्सेप्टेबल अकाउंट है। अब समझना आपको इस बात को, ये है तो आपने क्या देखा, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर तो इस तारीख को ख़त्म हुआ, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने से लेके एनुअल जनरल मीटिंग के वक्त, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट तक कुछ वक्त बीत गया। आपने देखा इस केस में अप्रैल का महीना बीत गया, मई का महीना बीत गया और जून का महीना भी तकरीबन बीत गया। 30 जून को अकाउंट्स को अप्रूव करा गया। इसका मतलब है कि जिस तारीख को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, जिसको हम रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग डेट से लेके डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स तक के दरमियान कुछ फासला होता है। तो ऐसे 99% चांसेस हैं कि रिपोर्टिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट तक इस दरमियान जो ये वक्त बीता है, तो इस दरमियान कुछ इवेंट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ डिसीजंस इस कंसर्न ने लिए हो सकते हैं। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इस दौरान हुए होंगे। तो जो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स रिपोर्टिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं, क्या उनको हमने इन अकाउंट के अंदर लाना है या नहीं लाना, क्वेश्चन ये बनता है। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो उन ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का पहले तो मतलब क्या है? इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट। तो इस दरमियान जो भी इवेंट्स हुए उनको इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहा जाता है। अब पॉइंट ये समझना है कि क्या इन इवेंट्स को हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लाना है या नहीं लाना। तो इस चीज़ के लिए ये स्टैंडर्ड बना है। तो ये स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देगा कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हुए हैं और डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में हुए हैं,
इस दौरान कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और कौन से इवेंट्स हैं जिनको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करना। पहले तो इसका थीम समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अच्छा जी, अब तुम्हें एक चीज़ तुम्हारे लेवल पे ये भी मालूम होनी चाहिए कि अब क्या चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 1/4/2021 है, अकाउंटिंग ईयर 31/3/2022 को ख़त्म हो रहा है और 30 जून को हम मान लेते हैं डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड कंप्लीटेड ऑन 28/5/2022। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने अकाउंट्स तो ड्राफ्ट यहाँ तक कर दिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमने 28/05/2022 तक कंप्लीट कर दिए। बट अकाउंट ड्राफ्ट तो यहाँ तक कर दिए हैं, लेकिन को प्रॉपरली हमने कंप्लीट जो करा है 28/5/2022 को करा है। अब कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यूज एंड अप्रूव्स इट फॉर इशू ऑन 19/06/2022 और कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको जो इशू करा है वो 19 जून 2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको अप्रूव कर दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो पॉइंट अब क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ रहा है, अच्छा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स ऑन 1/7/2022 और कह रहे हैं एनुअल जर्नल मीटिंग जो हुई 1/8/2022 को हुई। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जनरली जिस दिन एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उसी दिन अधिकतर अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग से पहले भी अप्रूव कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 19/6/2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने जो अकाउंट्स है उनको अप्रूव कर दिया। हालांकि जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो 1/8/2022 को हुई है। तो इस केस में डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट ये मानी जाएगी जिस तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अकाउंट्स को अप्रूव कर दिया। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है। आगे केस स्टडी 3 में क्या कह रहा है, केस स्टडी 3 में ये कहा गया है कि कोई एंटिटी है, उसका अकाउंटिंग ईयर ऑफ कोर्स 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है, 31/3/2022 को ख़त्म हो रहा है। नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 30 जून 2022 तक कंपनी ने अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना दी हैं पहले क्वार्टर की। देखो पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझते हैं। कंपनी का जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ। अब कंपनी का अकाउंटिंग ईयर ये वाला ख़त्म होगा 31/3/2022 को। कंपनी का करंट अकाउंटिंग ईयर तो यही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब उसके बाद कंपनी का अगला अकाउंटिंग ईयर भी स्टार्ट हो गया होगा 1/4/2022 से, और अगला अकाउंटिंग ईयर कंपनी का ख़त्म होगा 31/3/2023 को। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब तुम्हें मालूम है एक कंपनी अपने जो अकाउंट्स बनाती है 99% अकाउंट्स एनुअली बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी अपने अकाउंट्स को क्वार्टरली बनाती है। जैसे पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। इज इट क्लियर टू यू? जनरली अकाउंट साल में 4 बार बनते हैं। जनरली कोई भी कंपनी जो होती है वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करती है ताकि जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनको क्विक टाइम कंपनी की परफॉर्मेंस का जायजा मिलता रहे, टाइमली जायजा मिलता रहे। तो वो क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग जो 1/4/2022 से हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ और 30 जून 2022 को ख़त्म हुआ, इस क्वार्टर की कंपनी ने अपनी इंटरिम रिपोर्टिंग, इसको हम बोलते हैं इंटरिम रिपोर्टिंग। जब कंपनी क्वार्टरली रिपोर्टिंग करती है तो उसको इंटरिम रिपोर्टिंग करते हैं। क्वार्टरली या 6 मंथली रिपोर्टिंग कोई कंपनी करती है तो हम बोलते हैं वो इंटरिम रिपोर्टिंग है। तो कह रहा है कंपनी ने इस क्वार्टर के अकाउंट तो बना लिए, कंपनी ने इंटरिम रिपोर्टिंग कर दी है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर क्वार्टर 1 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। लेकिन अब क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि जो कंपनी का 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 का अकाउंटिंग ईयर है, वो कह रहा है इस अकाउंटिंग ईयर में 15/7/2022 को, यानी कि रिपोर्टिंग डेट से लेकर के इस डेट तक, वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। यानी कि जो तुम्हारा ये वाला साल खत्म हुआ 31/3/2022 को, रिपोर्टिंग पीरियड का एंड 31/3/2022 है, 31/3/2022 है। अब वो कह रहा है इस वाले रिपोर्टिंग पीरियड की जो अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स है वो 15/7/2022 को हुई है, यानी कि इस तारीख से लेकर के यहाँ तक। तो
क्वेश्चन ये पूछ रहा है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी क्या बोलते हैं इन 3 महीने की यानी कि 31/3/2022 से लेकर 30 जून के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो कर चुकी है। तो क्वेश्चन तुमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि क्या कंपनी को इस दौरान जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान तुम्हें ये रखना है कि जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी फॉर द ईयर 21-22 यानी कि जब कंपनी इस साल के लिए अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगी तो जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स के दरमियान हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इस पीरियड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है भले ही हमने बीच में एक इंटरिम रिपोर्ट बना दी है लेकिन उससे लेना देना नहीं है, हमें इसके लिए भी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम 31/3/2022 टिल 30th of June 2022 shall also be considered। भले ही क्या बोलते हैं कंपनी ने इस पीरियड की इंटरिम रिपोर्टिंग कर दी है लेकिन जैसा कि मैंने कहा रिपोर्टिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारी आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर टू यू? इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इन 3 महीने की इंटरिम रिपोर्टिंग कर दी है तो इन 3 महीने के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम नहीं लेंगे, उनको भी लेंगे। हालांकि हम पूरे रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से लेकर 15 जुलाई 2022 के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी ट्रांजैक्शन को कंसिडर करा जाएगा। केस स्टडी 4 में क्या कहता है? केस स्टडी 4 में वो क्या कह रहा है 1/4/2021 और 31/3/2022 तो करंट अकाउंटिंग पीरियड है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट 15/6/2022 है। यहाँ मैंने लिखा भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू और ये हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है द मैनेजमेंट ऑफ KSK लिमिटेड डिस्कवर्ड ए मेजर फ्रॉड एंड डिसाइडेड टू रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट। The financial statements were subsequently approved by the board of directors on 30th of June 2022। पहले तो क्या हुआ वो कह रहा है जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसने अपने अकाउंट्स तो बना लिए। अब अकाउंट्स को बनाने के बाद ये जो कंपनी है जिसका कि नाम KSK लिमिटेड होगा तो इनके मैनेजमेंट ने देखा कि कोई फ्रॉड हो गई है तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बुक्स को ओपन करा और ओपन करने के बाद उनको ठीक करा और ठीक करने के बाद अल्टीमेटली वो कह रहे हैं 30 जून 2022 को फिर दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको अप्रूव करा। हालांकि ये एक बार अप्रूव हो चुकी हैं 15/6/2022 को लेकिन हमें पता लगा कि कुछ मेजर फ्रॉड हो गई हैं तो कंपनी ने उनको सब्सिक्वेंटली ठीक करा और उसके बाद फिर दोबारा से इनको अप्रूव करा गया 30th of June 2022 को। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इसमें आप कौन सी डेट को डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स मानेंगे? क्या आप इस तारीख को मानेंगे या इस तारीख को मानेंगे? जाहिर है कि हम इस तारीख को मानेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन के आंसर में मैंने लिखा है इन द गिवन केस देयर आर 2 डेट्स ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2 डेट्स गिवन है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वे रीओपन फॉर फर्दर एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल अप्रूवल यानी कि इनिशियल अप्रूवल के बाद दोबारा से हमने बुक को ओपन कर करके उनको ठीक करा। The date of approval should be taken as the date on which financial statements are finally approved। तो जिस दिन फाइनली अप्रूव हुई वो 30 जून 2022 की डेट है। इस डेट को डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट माना जाएगा। अगले पार्ट में मैंने ये बताया हुआ है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि GMX लिमिटेड डज नॉट वांट टू रिपोर्ट फेवरेबल इवेंट्स। पहले तो जब हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुए हैं और डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट से पहले हुए हैं। तो वो कह रहा है कोई कंपनी है जिसका कि नाम GMX लिमिटेड है और ये कंपनी जो है वो कह रहा है कि कुछ फेवरेबल इवेंट्स हुए हैं इस बीच में जो एंटिटी के फेवर में है। कह रहा है एंटिटी उनको रिपोर्ट नहीं करना चाहती। तो समझना क्या है कि चाहे इवेंट्स फेवरेबल हों या अनफेवरेबल हों उनको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम्हें जो मेन चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में मालूम होनी चाहिए वो ये मालूम होनी चाहिए रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद, अब कई बार ये बात आपको बताई जा चुकी है, रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद कुछ वक्त लगता है जब अकाउंट्स अप्रूव होते हैं। ये बात अभी अभी मैंने तुम्हें बताई, करेक्ट? इस दरमियान कुछ ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स होती हैं। हालांकि हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे इवेंट्स, पर इवेंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस इंक्लूड है।
यानी कि कुछ इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस करती हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनको दो तरह की ट्रांजेक्शन्स माना जाता है, दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक तो हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट। एक हम बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब ये एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया। अब ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया। अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के बाद जब रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में मैं पहुंचा, करेक्ट, उसके बाद लेट अस से कोई इवेंट हुआ। जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद कोई इवेंट हुआ तो मेरा ऑटोमेटिकली मतलब होगा डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, रिपोर्टिंग डेट के बाद लेकिन डेट ऑफ अप्रूवल से पहले कोई इवेंट हुआ। लेकिन इस इवेंट के होने के एहसास मुझे रिपोर्टिंग डेट को थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इवेंट हो सकता है, यानी कि ऐसा होने का हंच या आशंका या एहसास मुझे रिपोर्टिंग डेट को थे। यानी कि अगर कोई इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है लेकिन उसके होने के एहसास या उसके होने के कुछ सिम्टम्स या उसके होने के कुछ क्लूज आपके पास पहले से ही थे, रिपोर्टिंग डेट को ही थे, तो उसको हम एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। और एडजस्टिंग इवेंट को हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी एंटिटी ने किसी एक आदमी को सामान बेचा हुआ था क्रेडिट में। अब अकाउंटिंग ईयर से कुछ महीने पहले तक तो उसने बड़े आराम से पेमेंट करी, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के चंद महीने पहले, एक दो महीने पहले उसने अमाउंट देना बंद कर दिया। तो जब मैं रिपोर्टिंग ईयर के एंड में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कस्टमर बचा हुआ पैसा हमें ना दे, कुछ एहसास था। और अल्टीमेटली मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग पीरियड के एक दो महीने के बाद हमें पता लगा कि वो कस्टमर या क्लाइंट जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो इंसॉल्वेंट तो हो गया, इट इज़ एन इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन इसके होने के एहसास आपको रिपोर्टिंग डेट को थे कि ये जो है अल्टीमेटली कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो इस इवेंट को मैं अपनी करंट ईयर की जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर डिस्क्लोज करूंगा, यानी कि जो भी अब ये बैड डेब्ट, जितना भी अमाउंट उसने देना था मुझे उससे मिलेगा नहीं, उसको मैं बैड डेब्ट्स के रूप में दिखाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये होता है एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट को तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया, अकाउंटिंग ईयर के एंड में मैं पहुंच गया, रिपोर्टिंग डेट जिसको हम बोलते हैं, अब रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई इवेंट हुआ, ऑफ कोर्स डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट से पहले, लेकिन रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई इवेंट हुआ, लेकिन इस इवेंट के होने के एहसास आपको नहीं थे रिपोर्टिंग डेट को। सर ऐसा कोई इवेंट का एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक आ गया, मैं कोई जोशी थोड़ी हूँ, आई मीन टू से अकाउंटेंट कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है ना कि भाई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसके होने के कोई एहसास आपको रिपोर्टिंग डेट को नहीं थे। तो अगर कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट के से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि रिपोर्टिंग डेट से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट के दरमियान जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं उन्हीं को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको ये मालूम चल गया तो मैं आपको जरा कुछ केस स्टडीज कर करके भी बताता हूँ। इस तरह की कुछ केस स्टडीज कर करके आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं पहले तो अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है, 31/3/2022 को ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है ये एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। अब यहां मैंने क्या लिखा है, ब्रीच ऑफ ए प्रोविजन ऑफ ए लोन अरेंजमेंट बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड, एज ए रिजल्ट लायबिलिटी बिकम्स पेएबल ऑन डिमांड ऑन रिपोर्टिंग डेट। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो मान लेते हैं कि हमारी जो एंटिटी थी, हमारी ये जो एंटिटी है, इसने कोई लोन लिया होगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। हमारी एंटिटी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया होगा, और जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारी एंटिटी को लोन दिया होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये कहा होगा कि हम आपको ये लोन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इस लोन के संदर्भ में आपने कोई भी एग्रीमेंट वायलेट करा, यानी कि ब्रीच करा, उल्लंघन करा, तो हम कभी भी आपसे ये पैसा फिर वापस ले सकते हैं। समझ में? मान लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें लोन 10 साल के लिए दिया हुआ है, मान लेते हैं इंस्टीट्यूशन,
और हम ये भी मान लेते हैं एंटिटी ने 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 के बीच में ये लोन लिया हुआ है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि हम 10 साल के बाद वापस लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये कहा कि अगर ये जो लोन हमने आपको दिया है इसका कोई एग्रीमेंट आप वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, जिसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ब्रीच का मतलब ये होता है, तो उस केस में फिर हम कभी भी आपसे ये पैसा ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यानी कभी भी पैसा ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारी एंटिटी ने उल्लंघन कर दिया। अब हमारी एंटिटी ने अगर उल्लंघन कर दिया तो इसका मतलब है ये पैसा अब मुझे कभी भी देना पड़ सकता है, जो कि पहले मैं सोच रहा था 10 साल के बाद देना होगा, अब मुझे ये पैसा कभी भी देना पड़ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो समझना क्या है, अब 31/3/2022 को एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हुआ और वो कह रहा है करंट ईयर में हमारी कंपनी ने लोन का एक उल्लंघन कर दिया। और फिर क्वेश्चन में तुम्हें ये भी दिया हुआ है कि 15/7/2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको अप्रूव भी कर दिया। DOAA का मतलब है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इश्यू। क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा? बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। इसको हम एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग डेट को ऐसा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? रिपोर्टिंग डेट को मुझे एहसास था, तो अब मुझे ये पैसा कभी भी देना पड़ सकता है। अब इसको एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैंने लोन का उल्लंघन नहीं करा होता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी कि मुझे ये पैसा पे करना है, लेकिन अब मैंने उल्लंघन कर दिया तो ये पैसा मुझे पे करना पड़ सकता है, तो इसको मुझे लायबिलिटी के रूप में लिखना पड़ेगा, लोन पेएबल। इज इट क्लियर टू यू? केस स्टडी 7 में क्या कहता है? केस स्टडी 7 में कहता है पहले तो करंट अकाउंटिंग ईयर वही है 1/4/2021 से 31/3/2022 एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। अब वो कह रहा है करंट ईयर में हमारी कंपनी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई, और उस जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका डिसीजन अभी पेंडिंग है। अल्टीमेटली वो कह रहा है कि रिपोर्टिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट के बीच में कोर्ट का सेटलमेंट हो गया। अब चाहे सेटलमेंट फेवर में हुआ या अनफेवर में हुआ, करेक्ट, तो पहले तो क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग डेट को आपका केस चल रहा है तो आपको एहसास है। अब डिसीजन भले ही बाद में आया, लेकिन आपको एहसास तो है ना कि केस चल रहा है, इसका डिसीजन आ सकता है, तो इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है। अगर ये आपके अगेंस्ट चला गया है तो जाहिर है कि आपको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो जितना भी कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको आप अपनी लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और ऑफ कोर्स अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो लॉस है आपके लिए, नुकसान है। इसी तरह से केस स्टडी 8 में वो क्या कहता है कि अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ, 31/3/2022 को ख़त्म हुआ, करेक्ट। अब कह रहा है कि इस ईयर में हमारी कंपनी ने एक एसेट बेच दिया। अब रिपोर्टिंग पीरियड ख़त्म भी हो गया। अब मैंने एसेट तो बेचा, लेकिन मुझे पैसा मिल रहा है अकाउंट रिपोर्टिंग डेट के बाद, लेकिन डेट ऑफ अप्रूवल से पहले। ये डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट है, तो बीच में जो मैंने एरो करा है इसका मतलब है रिपोर्टिंग पीरियड से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में मुझे उस व्यक्ति से पैसा मिला या उस क्लाइंट से पैसा मिला। अब भले ही ये इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहा है, लेकिन ये पैसा मुझे मिलेगा, इसका एहसास मुझे रिपोर्टिंग डेट को है, क्योंकि मैंने उसको बेचा हुआ है एसेट। तो इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है। तो ये जो कैश या जो भी अमाउंट तुम्हें मिला, इसको तुम करंट ईयर में अपने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करोगे, यानी कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एडजस्ट करोगे। ऐसी केस स्टडी 9 में कहता है अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ, 31/3/2022 को ख़त्म हुआ, ये एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। यहाँ मैंने लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए कस्टमर एंड कस्टमर इज क्रेडिट इम्पेयर्ड फॉर ओवर ड्यूज ऑन रिपोर्टिंग पीरियड। इनडायरेक्टली इसका मतलब है हमारी कंपनी ने किसी कस्टमर को सामान बेचा है क्रेडिट में, और ये जो एक वर्ड है क्रेडिट इम्पेयर्ड, यानी कि ये क्रेडिट खराब हो गया। इनडायरेक्टली इसका मतलब है वो कस्टमर अब हमें पैसे नहीं दे रहा होगा, करेक्ट। तो बाद में रिपोर्टिंग डेट के बाद पता लगा कि कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब ये कस्टमर इंसॉल्वेंट तो हो गया, लेकिन इसके इंसॉल्वेंट होने के एहसास जो थे आपको बैलेंस शीट की डेट को थे, तो इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है और इसको आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? केस स्टडी 10 में क्या कहता है? ये तो अकाउंटिंग ईयर, ये रिपोर्टिंग डेट है। कह रहे हैं आपकी इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट 10 लाख है। आपने अपनी इन्वेंट्री है कोई आपकी, और उस इन्वेंट्री को आपने बुक्स में 10 लाख पे लिखा हुआ है।
अब कह रहे हैं, अब देखो ये मैंने एरो करा है, ये तो आपका अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है और ये डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट है। इसका मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में हमने अपनी इन्वेंट्री बेच दी। भाई मेरे पास इस डेट को इन्वेंट्री है ये तो मुझे पता ही है ना, रिपोर्टिंग डेट को मेरे को एहसास है, क्योंकि मैं जब इस इन्वेंट्री को, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है तो अल्टीमेटली मैं इस इन्वेंट्री को बेचने की कोशिश कर रहा हूँगा। तो इसका मतलब ये जो है बेसिकली एक एडजस्टिंग इवेंट है। हालांकि पूरा आंसर ये होगा ये एडजस्टिंग इवेंट है, और 10 लाख की इन्वेंट्री को आपने 8 लाख में बेचा तो जाहिर है कि लॉस को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखाएंगे। केस स्टडी 11 में मैंने क्या लिखा है, 1/4/2021 से लेके 31/3/2022। अब एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, केस बिटवीन, B/W का मतलब बिटवीन है, कोई केस चल रहा है, किसके बीच में चल रहा है, FLX लिमिटेड और GST डिपार्टमेंट के बीच में। हमारी एंटिटी का नाम FLX लिमिटेड होगा और हमारा GST डिपार्टमेंट से कुछ केस चल रहा है। केस किस सिलसिले में चल रहा है, रिगार्डिंग क्लेम फॉर सम एग्जम्पशन। तो हमारी कंपनी GST डिपार्टमेंट को कह रही होगी भाई हमें कुछ एग्जम्पशन दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया होगा, हमने केस कर दिया होगा। तो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये केस अभी चल रहा है। अब यहाँ मैंने ये बॉक्स में लिखा है 15/4/2022 रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, लेकिन डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट से पहले कोर्ट ने हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। तो पहले तो ये एडजस्टिंग इवेंट है नंबर 1। अब ये एडजस्टिंग इवेंट है तो मेरे को इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। इसी तरीके से अब रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब जो भी क्लेम का अमाउंट है वो हमारे लिए अब लॉस हो गया, उसको मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब केस स्टडी 13 में क्या कह रहे हैं, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड जो है ये है, कह रहे हैं लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर वाज रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये तुम्हें इतना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ ले। लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी कि हमने कोई क्रेडिट फैसिलिटी किसी कस्टमर को दी होगी और हमने करंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में कुछ प्रोविज़न भी बना के रख दिया। लॉस अलाउंस का मतलब है हमने उस लॉस के लिए कुछ प्रोविज़न बना करके रख लिया। अल्टीमेटली अकाउंटिंग ईयर के बाद 15 अप्रैल को पता लगा कि वो कस्टमर जो है बैंकक्रफ्ट हो गया। तो अब वो बैंकक्रफ्ट हो गया तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू। इसी तरह से केस स्टडी 14 में मैंने क्या लिखा हुआ है, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 के बीच में, पहले तो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। यहाँ मैंने लिखा है एक डेटर है जिसको कि हमने 1 डेटर ऑफ 2 लाख हैड सफर्ड ए हैवी लॉसेस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब कह रहा है हमारी एंटिटी ने कुछ सामान बेचा होगा किसी कस्टमर को, या हमारी एंटिटी ने किसी क्लाइंट से 2 लाख रुपए लेने होंगे, करेक्ट। अब उस डेटर्स, अब बेचारा वो जो डेटर है एक अर्थक्वेक आ गया, करेक्ट, और उसको हैवी लॉस हो गए उस डेटर्स को, यानी कि जिसने हमारे पैसे देने थे 2 लाख रुपए, तो उस हो सकता है वो भी कोई बिजनेसमैन हो तो उसके बिजनेस को कुछ नुकसान हो गया। अब कह रहे हैं एंटिटी डिसाइड्स टू मेक ए प्रोविजन ऑफ 50% फॉर द अमाउंट रिसीवेबल अपार्ट फ्रॉम जनरल प्रोविजन ऑफ 5%। तो एंटिटी ने क्या करा, अब आप एंटिटी हो, आपको मालूम है कि एक कस्टमर है आपका, आपको अपने करंट अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही पता लगा कि इस कस्टमर जिस सिटी में है वहाँ एक बड़ा अर्थक्वेक आया जिससे उसको नुकसान हो गया। तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि अब वो लॉस में है तो हो सकता है आपका पैसा ना दे। तो आपने एक प्रोविज़न 1 लाख रुपए का तो बना ही दिया, 50%, यानी कि 1 लाख का प्रोविज़न, 2 लाख का अमाउंट था उसके 50% के बराबर आपने एक प्रोविज़न बना दिया। अब वो कह रहा है देखो ये जो हम प्रोविज़न बनाते हैं ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर। ये मैंने पर्टिकुलरली इस डेटर्स के लिए बनाया प्रोविज़न, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 लाख में से शायद मेरे 1 लाख रुपए ना मिले, तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो 1 लाख रुपए के नुकसान को निपटने के लिए हमने प्रोविज़न बना दिया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू। अब ये 1 लाख का जी आपने प्रोविज़न बना दिया। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी कह रहा है अपार्ट फ्रॉम जनरल प्रोविज़न। एक तो होता है स्पेसिफिक प्रोविज़न, एक होता है जनरल प्रोविज़न। जनरल प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जनरली प्रोविज़न बनाती है। जैसे बहुत सी एंटिटीज़ होती हैं
उनको मालूम है कि बहुत सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनकी एक आदत होती है कि वो जनरल रूप से, आम रूप से कुछ प्रोविज़न बनाती हैं। तो जनरल रूप से भी हमने एक 5% का प्रोविज़न बनाया हुआ है। अब मुझे क्या पता लगा, 15/4 को वो कस्टमर जो है हकीकत में बैंकक्रप्ट हो गया। अब बैंकक्रप्ट हो गया तो बिकॉज अब मुझे 1 लाख का नुकसान, 2 लाख रुपए का नुकसान तो हो गया, लेकिन 1 लाख का प्रोविज़न तो मैंने पहले ही बना दिया है। तो जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 1 लाख का प्रोविज़न लॉस तो मैं पहले ही रिकग्नाइज कर चुका हूं। तो जो 1 लाख का नुकसान और हो गया वो भी मैं, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स, वो भी मैं लिखूंगा। और जनरल प्रोविज़न भी मैं लिखूंगा, क्योंकि जनरल प्रोविज़न तो हम बनाते ही हैं। इज इट क्लियर टू यू? मेन पॉइंट ये है कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान और एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। केस स्टडी 15 में क्या बताया है? 1/4/2021, 31/3/2022। इसमें मैंने लिखा है कि एक कंपनी है, उसके पास 100 कारें हैं। कितनी कार हैं? 100 कार्स हैं। 100 कार हैं और ये सब फिनिश्ड कार है। फिनिश का मतलब तैयार है। और कहता है इन कार की कॉस्ट जो है वो 4 लाख ईच है। अब इस तारीख को मेरा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया। अब मैंने यहाँ बॉक्स में 15/4/2022 को क्या लिखा है कि एज पर अमेंडेड गवर्नमेंट रूल्स, और गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए। कह रहा है बायर्स आर टू पे मोर ऑन अकाउंट ऑफ हायर रोड टैक्सेस, जिसकी वजह से बायर्स को अब ज़्यादा रोड टैक्स देना पड़ेगा। ऑन अकाउंट ऑफ दिस सेलिंग प्राइस हैज़ कम डाउन टू 3 लाख। अब कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 3 लाख पर आ गई गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से। गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से सेलिंग प्राइस 3 लाख की आ गई, बिकॉज मेरे पास कार है और गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, ऑफ कोर्स इट इज़ ए केस ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन इस केस का ताल्लुक एक ऐसे आइटम से है जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी कार को जब दिखाया होगा तो 100 × 4 लाख के हिसाब से दिखाया होगा, जबकि मुझे उनको दिखाना चाहिए 100 × 3 लाख के हिसाब से, क्योंकि अब सेलिंग प्राइस जो है वो इन कार की इतनी रह गई है। इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस है, इतना लॉस मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? ये एडजस्टिंग इवेंट है। केस स्टडी 16 में मैंने क्या बताया हुआ है? 1/4/2021। इसमें मैंने बहुत सारी डेट्स लिखी हैं। जैसे मेरा ये करंट अकाउंटिंग ईयर है और इस ख़त्म तो यहाँ पर हो रहा है। पहले तो मैंने लिखा है 1/5/2021 को हमने कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करा। फिर कह रहा है 22 फरवरी 2022 को हमने उसको इंस्टॉल करा, अब वो रेडी टू यूज़ है। अब मेरा रिपोर्टिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया, करेक्ट? यानी कि अकाउंटिंग ईयर के बीच में मैंने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर कर लिया, उसको इंस्टॉल भी कर लिया, अब वो बिल्कुल तैयार है। अब अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद 10 अप्रैल 2022 को मैंने कुछ अमाउंट, मैंने मतलब एंटिटी ने कुछ अमाउंट स्पेंड करा ट्रेनिंग पे। तो हमने अपने वर्कर्स को कुछ ट्रेनिंग दी होगी ताकि वो इन मशीनरीज को ऑपरेट कर सकें। फिर कह रहा है 15 अप्रैल 2022 को मैंने सप्लायर को बिल भेजा, करेक्ट? सप्लायर ने हमें बिल भेजा और कह रहा है 15/5/2022 को जो है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट है, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शुड द कंपनी एडजस्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन द ईयर 2021-22 और इन द ईयर 22-23? इस पॉइंट का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कंपनी ने, देखो अकाउंट्स में आपने सीखा हुआ है, करेक्ट? 11-12 से आप सीखते चले आ रहे हैं। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, उस एसेट के संदर्भ में कोई भी खर्चा होता है तो उस खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, यानी कि कैपिटलाइज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ आपने एसेट खरीदा, अब उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चे हुए उसको तो आप कैपिटलाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट है कि आपने 10/4/2022 को जो खर्चा करा है, क्या आप इसको भी एडजस्ट करेंगे? करेंगे। इसको भी मैं इसी साल एडजस्ट करूँगा, क्योंकि ये खर्चा मैंने इस साल तो करा है, लेकिन इस खर्चे का ताल्लुक एक ऐसे आइटम से है जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। तो जो ट्रेनिंग पे मैंने खर्चा करा है उसको भी मैं कैपिटलाइज करूंगा और इसी साल करूंगा, यानी कि 21-22 में करूंगा, 22-23 में नहीं करूंगा।
अब ये तो मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल एडजस्टिंग इवेंट्स के दिए, वैसे तुम्हारे लेवल पे यहीं तक तुम्हें पढ़ के जाना है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और तुमसे नहीं पूछा जा सकता, इतना डीप में है नहीं। तुमने देखा होगा तुम्हारे मॉड्यूल में, मेरे को नहीं लगता है एक भी केस स्टडीज गिवन है, एक भी केस स्टडी गिवन नहीं है। लेकिन फिर भी अब एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये तो मैंने एडजस्टिंग के दिए। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट में मान लेते हैं कोई एंटिटी है, उसका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, और ये रिपोर्टिंग डेट है। अब मैंने क्या लिखा है, 10/4/2022 को हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, हमारी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, डिक्लाइन हो गई। अब भाई मैं रिपोर्टिंग डेट को हूँ, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में हूँ, अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन होगी या बढ़ेगी ये मुझे एहसास थोड़ी है। तो इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहा जाता है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट को मैंने आपको बोला है कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसी तरीके से केस स्टडी 18 में मैंने ये बताया हुआ है कि 15/4 रिपोर्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस बट नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मैंने एक कोर्ट केस तो सेटल कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट में कहीं नहीं लिखा कि कोई कोर्ट केस चल रहा था, करेक्ट। डायरेक्टली यहाँ पर बस इतना ही दिया हुआ है कि 15/4/2022 को मैंने एक कोर्ट केस सेटल हो गया, लेकिन बैलेंस शीट की डेट को हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब बैलेंस शीट की डेट को, यानी कि जब बैलेंस शीट की डेट को आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो आप उस ट्रांजैक्शन को क्यों रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी के रूप में? बात समझ में आ गई? इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक लास्ट चीज, जब तुमने इतना स्टैंडर्ड पढ़ ही लिया है तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लो डिविडेंड के बारे में। अब वो क्या कह रहा है, 1/4/2021 31/3/2022 एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। कह रहे हैं हमारी एंटिटी ने पहले तो किसी दूसरी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करी होगी। अब उस एंटिटी ने 15/7/2022 को 15/7/2022 जो कि 31/3/2022 के बाद डेट आएगी, इस तारीख को उस एंटिटी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा। देखो, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब तक वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक डिविडेंड को रिसीव करने का राइट आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पॉइंट ये है कि ये जो डिविडेंड हमें मिलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिलेगा, क्या मैं उसको इस साल रिकग्नाइज करूँ 21-22 में, या फिर मैं उसको जहाँ ये डेट पड़ रही है 22-23 में रिकग्नाइज करूँ? तो लॉ ये कहता है कि जिस तारीख को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस दिन डिविडेंड को रिसीव करने का आपका राइट बनता है, और जिस दिन राइट बनता है वो डेट जिस अकाउंटिंग ईयर में पड़ेगी उस अकाउंटिंग ईयर में डिविडेंड की इनकम रिकग्नाइज होगी। बिकॉज 15/7/2022 की जो डेट है वो 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आएगी। तो इसका मतलब ये इनकम डिविडेंड की जो होगी इस अकाउंटिंग ईयर में रिकग्नाइज करी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? और तुम्हारी नॉलेज सेक के लिए, अगर कोई कंपनी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हुए हैं, तो तुम्हें प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी देना पड़ेगा ना। अब तुम्हें अभी मालूम नहीं है, अभी तक तो आप लोग क्या सोचते हो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। अभी तक आपने यही सीखा है, लेकिन आप अब जब हायर लेवल पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इशू करी है 99% वो लायबिलिटी होती है। हाँ, क्योंकि इंड एस में कोई भी आइटम कैपिटल का जो है वो लायबिलिटी भी हो सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही वजह है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड दिया जाता है, करेक्ट, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखेंगे। आपको मालूम है ना कि अधिकतर कोई कंपनी जब डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, या इससे पहले डिविडेंड कुछ भी था, आप उसको स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखते थे। एक तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, एक हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाते हैं। तो नॉर्मली अभी तक आप यही जानते हैं कि डिविडेंड हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखते हैं, लेकिन अब आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब कंपनी पे करेगी एक्चुअल एंट्री तो प्रेफरेंस डिविडेंड टू बैंक होगी, लेकिन इस प्रेफरेंस डिविडेंड को कहाँ डेबिट करा जाए? मैंने कहा 99% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है वो लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी से रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप इसको दिखाएंगे, ठीक है, इस स्टैंडर्ड में। बाकी ये और एग्जाम्पल भी मैंने नॉन एडजस्टिंग इवेंट के दिए हैं, और ये मैंने डिफरेंस भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इंड AS 10 एंड AS 4।
तो इसको भी आप थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेना। इज इट क्लियर टू यू? तो ये है आपके लेवल पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे कोई केस स्टडी पूछी जाएगी। सिर्फ छोटा सा कोई एमसीक्यू वगैरह इसमें से पूछा जा सकता है, और अगर कोई केस स्टडी पूछी भी जाएगी तो डेटर्स वाला जो क्वेश्चन है वैसी केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।